कभी सोचा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी असल में चलती कैसे है? अच्छा, इसे एक जीते जागते शरीर की तरह सोचिए। जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, वैसे ही इकोनॉमी की भी अपनी जीवन रेखाएं यानी लाइफलाइंस होती हैं। आज हम इन्हीं लाइफलाइंस की बात करेंगे कि ये हैं क्या और काम कैसे करती हैं। तो सवाल ये है कि जब हम कहते हैं राष्ट्र की जीवन रेखाएं, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि किसी भी देश की तरक्की का राज इसी में छिपा है। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आज हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये जीवन रेखाएं आखिर हैं क्या। फिर उन 3 मेन पिलर्स को देखेंगे जिन पर सब कुछ टिका है। इसके बाद ये जानेंगे कि मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में उन रास्तों को देखेंगे जिन पर यह सब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये जीवन रेखाएं आखिर होती क्या है। तो ये हैं वो 3 चीजें, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, मतलब परिवहन, संचार और व्यापार। यही है किसी भी इकोनॉमी की असली लाइफलाइंस। सोचिए जरा, ये वो सिस्टम्स हैं जो सामान, सर्विसेज और जानकारी को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है ना? पर ये बहुत गहरी है। सामान और सेवाएं अपने आप नहीं चलती। सोचिए, एक किसान ने बहुत अच्छी फसल उगाई, लेकिन शहर तक ले जाने के लिए कोई सड़क या ट्रक ही नहीं है, तो क्या होगा? सारी मेहनत बेकार। तो ये सिस्टम ही है जो बनाने वाले को खरीदने वाले से जोड़ते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये 3 पिलर्स हैं क्या, पर अब देखते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। ये बिल्कुल एक टीम की तरह हैं, जहां हर खिलाड़ी का अपना रोल है, पर जीतते सब साथ मिलकर ही हैं। और देखिए, ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को और बेहतर बनाते हैं। अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा तो व्यापार बढ़ेगा, और तेज कम्युनिकेशन होगा तो वो व्यापार और भी स्मूथली चलेगा। ये अकेले अकेले नहीं, बल्कि एक साथ काम करते हैं। इस एनालॉजी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए, ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर की धमनियों यानी आर्टरीज की तरह है, जो सामान को हर जगह पहुंचाता है। कम्युनिकेशन वो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो दिमाग से शरीर तक तेजी से मैसेज यानी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और ट्रेड वो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो पूरी बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है। और दिन के आखिर में बात बस इतनी सी है, कोई भी चीज बनाने का तभी मतलब है जब उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। सोचिए, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना लिया, पर वो फैक्ट्री में ही पड़ा रहा, तो उसका क्या फायदा? चलिए, एक प्रोडक्ट की जर्नी को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, ट्रांसपोर्ट कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाता है। दूसरा स्टेप, फैक्ट्री में सामान बनता है। और तीसरा स्टेप, ट्रांसपोर्ट ही तैयार माल को बाजार तक और फिर हमारे आपके घरों तक पहुंचाता है। हर कदम पर ट्रांसपोर्ट ही वो धागा है जो सबको जोड़े रखता है। तो ठीक है, मूवमेंट जरूरी है, पर इतनी जरूरी क्यों है? चलिए तीसरे हिस्से में इसके असर को और गहराई से समझते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी की रफ्तार सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि वो कितना बना रहा है, बल्कि इस पर भी करती है कि वो चीज़ों को कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। सीधी सी बात है, तेज़ मूवमेंट मतलब तेज़ इकोनॉमी, सिंपल इज दैट। और इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं होता। जब लोग और उनके विचार आसानी से मूव कर पाते हैं, तो अलग अलग कल्चर एक दूसरे के करीब आते हैं। देश के दूर दराज के हिस्से भी एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे देश की एकता और मजबूत होती है। सच में ये देश को एक धागे में पिरोता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब होता किन रास्तों पर है। तो ट्रांसपोर्ट के 3 मेन डोमेन हैं। पहला है जमीन यानी हमारी सड़कें और रेलवे लाइंस। दूसरा है पानी यानी नदियां, समंदर और महासागर। और तीसरा है हवा, जो लंबी दूरी के लिए सबसे तेज और मॉडर्न तरीका है। हर एक का अपना रोल है, अपनी एक खासियत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश, जहां एक तरफ बर्फीले पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ तपते रेगिस्तान, इतने बड़े उपमहाद्वीप को आखिर जोड़ा कैसे जाए? ये कोई छोटी मोटी चुनौती तो है नहीं। और इसका जवाब छिपा है इस एक हैरान कर देने वाले नंबर में। 2021 तक भारत का जो रोड नेटवर्क था वो 62.16 लाख किलोमीटर तक फैल चुका था। पता है इसका मतलब क्या है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क।
जरा सोच कर देखिए, ये कितना बड़ा, कितना विशाल है। तो इस पूरी पड़ताल में हम भारत के रोड नेटवर्क की एक यात्रा पर चलेंगे। पहले समझेंगे कि सड़कें इतनी अहम क्यों हैं, फिर स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, राजमार्गों के जाल को समझेंगे और फिर पहुंचेंगे देश के उन दूर दराज कोनों तक जहां ये सड़कें पहुंचती हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर भारत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। अच्छा, अब अगर सड़कों और रेलवे की सीधी सीधी तुलना करें तो कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आती हैं। देखिए, सड़कें बनाने का जो खर्चा है वो आमतौर पर रेलवे लाइन बिछाने से कम होता है, और तो और सड़कें उन पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ इलाकों तक भी पहुंच जाती हैं जहां ट्रेन का जाना तो नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात, ये घर घर तक सर्विस देती हैं, मतलब घर से निकले और सीधे मंजिल पर। ये चीज़ कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकता। बात यहीं खत्म नहीं होती। सड़कें असल में दूसरे ट्रांसपोर्ट साधनों के लिए एक फीडर सिस्टम की तरह काम करती हैं। मतलब लोगों और सामान को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों तक पहुंचाने का काम यही सड़कें करती हैं। और हाँ, जब बात कम दूरी के सफर की हो तब तो सड़कें ही सबसे सस्ता और अच्छा ऑप्शन होती हैं। तो ये सब असलियत में दिखता कैसा है? चलिए, रोड सिस्टम के सबसे शानदार हिस्से से शुरू करते हैं, सुपर हाईवेज, जिन्हें भारत के बड़े बड़े आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए ही बनाया गया है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्वर्णिम चतुर्भुज का। ये एक बहुत बड़ा सुपर हाईवे प्रोजेक्ट है जो भारत के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को एक दूसरे से जोड़ता है, एक चतुर्भुज की तरह। ये चतुर्भुज एक तरह से देश के चारों कोनों को एक साथ ले आता है, और इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के पास, जो देश में हाईवे डेवलपमेंट का काम देखती है। इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट का एक ही सीधा और साफ मकसद है, इन बड़े शहरों के बीच लगने वाले समय और दूरी को काफी हद तक कम करना। इससे व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन को जबरदस्त फायदा मिलता है। वैसे स्वर्णिम चतुर्भुज के अलावा 2 और बहुत बड़े कॉरिडोर हैं। एक है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को सीधा कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो असम के सिलचर से लेकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है। ये वाकई में पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं। सुपर हाईवे तो ना लीजिए देश की मुख्य धमनियां हो गई, लेकिन एक देश को जोड़ने के लिए तो नसों का पूरा जाल चाहिए होता है। तो चलिए अब रोड नेटवर्क की दूसरी परतों को भी देखते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल हाईवेज यानी NH। ये वो मेन सड़कें हैं जो देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ती हैं। इनका रखरखाव केंद्र सरकार के जिम्मे होता है। इनके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज या SH। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये सड़कें किसी राज्य की राजधानी को उसी राज्य के अलग अलग जिला हेडक्वार्टर्स से जोड़ती हैं, जिससे राज्य के अंदर आना जाना आसान हो जाता है। और फिर आती हैं जिला सड़कें, जो और भी लोकल लेवल पर कनेक्टिविटी का काम करती हैं। ये एक जिले के हेडक्वार्टर को उसी जिले की दूसरी जरूरी जगहों से जोड़ती हैं। लेकिन कोई भी देश सिर्फ बड़े शहरों और हाईवेज से नहीं बनता है ना। अब हम उस नेटवर्क के हिस्से की बात करेंगे जो भारत की एक बहुत बड़ी ग्रामीण आबादी तक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कनेक्शन पहुंचाता है। इन्हें कहा जाता है ग्रामीण सड़कें। इनका सीधा सा मकसद है गांवों और देहाती इलाकों को पास के कस्बों और शहरों से जोड़ना, ताकि गांवों के लोगों को बाजार, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सके। इन बेहद जरूरी ग्रामीण सड़कों के विकास में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY। इसका लक्ष्य है कि हर गांव को एक पक्की सड़क से जोड़ा जाए जो हर मौसम में काम करे। ये योजना लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। चलिए अब अपना फोकस देश के सीमावर्ती यानी बॉर्डर इलाकों की सड़कों पर लाते हैं। ये सड़कें सिर्फ आने जाने के लिए नहीं हैं, ये हमारी सामरिक जीवन रेखाएं हैं। भारत की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं पर इन सड़कों का सामरिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। ये न सिर्फ मुश्किल इलाकों तक पहुंच बनाती हैं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं। इन सड़कों को बनाने और मेंटेन करने का काम एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन करती है, जिसका नाम है सीमा सड़क संगठन यानी BRO। ये भारत सरकार का ही एक उपक्रम है जो दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों में सड़कें बनाता है।
ब्रो की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है अटल टनल। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग हिमालय के पहाड़ों को चीरकर बनाई गई है, जो अपने आप में कमाल है। इस टनल का असर जमीन पर जबरदस्त है। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से हर मौसम में जोड़े रखती है। सोचिए, पहले भारी बर्फबारी की वजह से ये घाटी साल के करीब 6 महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। ये टनल वहां के लोगों के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हुई। तो सवाल ये है कि इतने बड़े देश को, जहां 1.4 अरब लोग रहते हैं, एक साथ जोड़ा कैसे जाता है? देखिए, बात सिर्फ सड़कों की नहीं है। इसका जवाब छिपा है स्टील, पाइप और पानी के एक बहुत बड़े सिस्टम में। आप इसे देश का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, जो बिल्कुल हमारे शरीर की नसों की तरह काम करता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इन स्टील की धमनियों की। तो ये है हमारे रेलवेज, यानी देश की स्टील से बनी धमनियां। अच्छा, तो रेलवे को भारत की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो ये लोगों और सामान दोनों को लंबी दूरियों तक ले जाती है, पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। 150 सालों से भी ज्यादा समय से इसने देश को एक साथ जोड़ने का काम किया है, फिजिकली भी और हाँ, कल्चरली और इकोनॉमिकली भी। सोचिए, ये सफर शुरू हुआ था 1853 में, जब मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। और आज इंडियन रेलवेज देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो 17 अलग अलग जोन में फैला हुआ है। कमाल का सफर है ना? लेकिन एक बात है, ये जो रेलवे का जाल है वो पूरे देश में एक जैसा नहीं है। इससे जमीन और इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को देखिए, जमीन सपाट, आबादी घनी, खेतीबाड़ी भी अच्छी, तो वहां रेलवे लाइनों का घना जाल है। और दूसरी तरफ हिमालय के पहाड़ या फिर थार का रेगिस्तान, जहां मुश्किल इलाका है, आबादी कम है, वहां ये नेटवर्क काफी कमजोर है। तो ये तो हुई बात जमीन के ऊपर दौड़ने वाली स्टील की नसों की। अब चलिए जमीन के नीचे की दुनिया में चलते हैं, जहां बहती हैं एनर्जी की वो नसें जो हमें दिखाई नहीं देती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइपलाइंस की। तो इन पाइपलाइंस के अंदर होता क्या है? इसमें बहता है कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ लिक्विड ही नहीं, बल्कि स्लरी के रूप में सॉलिड चीजें भी इनके जरिए भेजी जाती हैं। अब सवाल आता है कि ये स्लरी क्या चीज़ है? देखिए, ये एक तरह का सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है, मतलब पानी में छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स घुले होते हैं। और ये तरीका पाइपलाइन से सॉलिड चीज़ों को, जैसे कि आयरन ओर को, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट करने के फायदे भी गजब के हैं। पहला तो ये कि इसमें सामान को उतारने चढ़ाने का झंझट नहीं होता, तो कोई नुकसान भी नहीं होता। दूसरा, इसे चलाने का खर्चा यानी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। और तीसरा, ये एनर्जी की एक सेफ और लगातार सप्लाई बनाए रखती है, फिर चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। भारत में अगर देखें तो 3 बड़े पाइपलाइन नेटवर्क हैं। एक है ऊपरी असम से कानपुर तक, दूसरा गुजरात के सलाया से जालंधर तक, पर शायद जो सबसे अहम है वो है HVJ पाइपलाइन। ये हजीरा से शुरू होकर विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक जाती है। और ये पाइपलाइन देश के कई बड़े बड़े फर्टिलाइजर और पावर प्लांट्स के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। चलिए, अब जमीन से हटकर पानी की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी लाइफलाइन की, वाटरवेज और पोर्ट्स, यानी हमारे ट्रेड के नीले हाईवे। अब सवाल ये है कि वाटरवेज इतने जरूरी क्यों हैं? पहली बात, ये फ्यूल बहुत बचाते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हैं। और दूसरी बात, जो बहुत भारी और बड़ा सामान होता है, जैसे कोयला या स्टील, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। भारत के अंदर ही लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे ऐसे जल मार्ग हैं जिन पर नावें और जहाज चल सकते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी क्षमता है जिसे देश अब और भी ज्यादा विकसित कर रहा है। इसके कुछ बड़े उदाहरण देखें तो, जैसे गंगा नदी पर है नेशनल वाटरवे मन, जो प्रयागराज को हल्दिया से कनेक्ट करता है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है नेशनल वाटरवे 2, जो सदिया को धुबरी से जोड़ता है। और अब बात करते हैं समंदर की। यहाँ एक आंकड़ा है जो सच में गौर करने लायक है। भारत का जो भी विदेशी व्यापार होता है ना, उसका 95%, जी हाँ 95% हिस्सा वॉल्यूम के हिसाब से समंदर के रास्ते ही होता है। इसका मतलब साफ है, हमारा बंदरगाह हमारी इकोनॉमी के गेटवे हैं।
तो चलिए भारत के कुछ बड़े बंदरगाहों का एक छोटा सा टूर करते हैं। वेस्ट कोस्ट पर है मुंबई, जो सबसे बड़ा पोर्ट है। वहीं है कांडला, जो एक टाइडल पोर्ट है, मतलब ये जहाज़ों की मूवमेंट के लिए समुंदर की ज्वार भाटे का इस्तेमाल करता है। अब अगर ईस्ट कोस्ट पर आएं तो वहां है चेन्नई, जो कि एक आर्टिफिशियल यानी मैन मेड पोर्ट है, और विशाखापट्टनम, जो सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड पोर्ट है। ये सभी पोर्ट्स देश के ट्रेड में अपना अपना एक खास रोल निभाते हैं। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये तो एक अरब से ज्यादा लोगों का सर्कुलेटरी सिस्टम है जो हमारी इकोनॉमी के हर कोने में जान फूंकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी धमनियां और नसें हैं जो किसी देश को जिंदा रखती हैं, उसे आगे बढ़ाती हैं। कौन सी है वो जीवन रेखाएं जो इसके विकास को गति देती हैं? बस इन्हीं जीवन रेखाओं को हम कहते हैं इकोनॉमिक लाइफलाइंस, मतलब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड का वो बेहतरीन नेटवर्क जो किसी भी देश के विकास का इंजन होता है और उसे पूरी दुनिया से जोड़ता है। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं जीवन रेखाओं के 5 खास पहलुओं को समझेंगे। पहले राष्ट्र की जीवन रेखाएं क्या हैं, फिर देखेंगे कि कैसे एक विशाल देश जुड़ता है, बात करेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, आर्थिक बैरोमीटर को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जानते हैं ये किसी भी देश के लिए ठीक वैसा ही है जैसे हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का दौरा। हाँ, भारत में सड़कें हैं, रेलवे है, जल मार्गों का एक विशाल जाल है, लेकिन आज हम खास तौर पर हवाई परिवहन पर फोकस करेंगे, जो लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर पूरे देश में आप कह सकते हैं जीवन का संचार करता है। अब देखिए, भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश, यहाँ हवाई परिवहन की भूमिका बहुत खास हो जाती है। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके जहाँ सड़कें या रेल लाइनें बनाना लगभग नामुमकिन है, वहाँ एयर ट्रांसपोर्ट ही पहुँचता है। ये हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से तेजी से जोड़ता है और हजारों किलोमीटर की दूरी को तो कुछ ही घंटों में समेट देता है। और इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही शानदार समाधान अपनाए गए हैं। उड़ान योजना के बारे में तो सुना ही होगा, यानी उड़े देश का आम नागरिक। इसका मकसद ही ये था कि हवाई यात्रा इतनी सस्ती हो जाए कि छोटे शहरों के लोग भी इसका फायदा उठा सकें। इससे रीजनल कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान मिली है। इसके अलावा ONGC जैसी इंडस्ट्रीज के लिए या जम्मू कश्मीर जैसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज तो किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। और इस पूरे हवाई नेटवर्क के जो बड़े सेंटर्स हैं वो हैं ये प्रमुख हवाई अड्डे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर देश के बड़े एरियल हब की तरह काम करते हैं, जो भारत को सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो परिवहन की बात हो गई, जो था शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं देश की दूसरी जीवन रेखा यानी कम्युनिकेशन पर। अगर ट्रांसपोर्ट खून है तो कम्युनिकेशन देश का नर्वस सिस्टम है, जो जरूरी सूचनाओं को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और पूरे देश को एक धागे में पिरोता है। कम्युनिकेशन को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, जो 2 लोगों या कुछ लोगों के बीच होता है, जैसे हम फोन पर बात करते हैं या ईमेल भेजते हैं। और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जो एक साथ करोड़ों लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। इसमें रेडियो, टेलीविजन, अखबार, फिल्में और हाँ, आज के दौर का सबसे ताकतवर माध्यम इंटरनेट शामिल है। और ये स्लाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही है कि भारत का दूरसंचार नेटवर्क एशिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। ये सिर्फ आकार की बात नहीं है, इसका मतलब है वो विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज करोड़ों भारतीयों को शिक्षा, व्यापार और नए अवसरों से जोड़ रहा है, देश में सूचना का प्रवाह बनाए रख रहा है। चलिए अब तीसरी जीवन रेखा की ओर बढ़ते हैं, व्यापार और पर्यटन। ये दोनों किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य को मापने वाले बैरोमीटर की तरह है। इनसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है और दुनिया में मुकाबला करने के लिए कितनी तैयार है। व्यापार को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक तय समय में किसी देश ने दुनिया को कितने पैसों का सामान बेचा यानी एक्सपोर्ट किया और दुनिया से कितने पैसों का सामान खरीदा यानी इंपोर्ट किया, बस इसी के बीच का अंतर। जब कोई देश खरीदने से ज्यादा बेचता है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, तो इसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब देश में विदेशी पैसा आ रहा है, जो अच्छी बात है। और इसके उलट जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तो उसे अनफेवरेबल कहते हैं,
अब जैसे भारत तेल जैसी चीजें बहुत इंपोर्ट करता है, लेकिन वहीं हमारा आईटी सेक्टर जैसी सर्विसेज के एक्सपोर्ट में बहुत मजबूत है, जो इस बैलेंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो यहाँ सबसे मुख्य बात यही है कि व्यापार सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक सीमित नहीं है। ये असल में किसी भी देश का इकोनॉमिक बैरोमीटर है। ये बताता है कि देश कितना समृद्ध है, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और ग्लोबल मार्केट में उसकी क्या हैसियत है। और हाँ, पिछले कुछ सालों में टूरिज्म भी एक बहुत बड़े और अहम व्यापार के तौर पर उभरा है। ये न सिर्फ लाखों लोगों को रोजगार देता है, बल्कि देश के अलग अलग कोनों से आए लोगों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है। साथ ही इससे कीमती विदेशी मुद्रा आती है और ये स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति को जिंदा रखने में भी मदद करता है। और सरकार भी टूरिज्म सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसी पहल का मकसद यही है कि देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। तो अब तक हमने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड को अलग अलग समझा। अब समय है इन सभी को एक साथ जोड़कर बड़ी तस्वीर देखने का, ये समझने का कि ये सभी जीवन रेखाएं एक दूसरे पर कैसे निर्भर है और मिलकर कैसे काम करती हैं। ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है कि कुशल परिवहन, संचार और व्यापार सिर्फ सुविधाएं नहीं हैं, ये किसी भी आधुनिक राष्ट्र की असली जीवन रेखाएं हैं। इनके बिना आज की दुनिया में तरक्की करना लगभग नामुमकिन है। तो ये जीवन रेखाएं मिलकर 3 सबसे जरूरी काम करती हैं। ये आर्थिक विकास को रफ्तार देती हैं, देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती हैं और भारत को बाकी दुनिया के साथ असरदार ढंग से जोड़कर ग्लोबल स्टेज पर खड़ा करती हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, किसी राष्ट्र के लिए अगली महान जीवन रेखा क्या होगी? क्या वो डेटा होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कुछ और? अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सामग्री न सिर्फ आपके लिए बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकती है जो अभी भी सही, सरल और भरोसेमंद नोट्स की तलाश में हैं। याद रखिए, आपका एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना सकता है।